मतलब ट्रांसफॉर्मर का हम कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चे। देखो यहां पे एक कंस्ट्रक्शन, यहां पे ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा होगा बच्चे। ट्रांसफॉर्मर कैसे बना था सर? दो वाइंडिंग थी, उनके बीच में हमने कोर डाल दिया था, कोर डालने के बाद हमने एक ट्रांसफॉर्मर बना लिया था। तो बाकी की चीजें तो आप सभी बच्चों को पता होगा। ओके, तो चलो ठीक है सर। मतलब यहां पे आपको ट्रांसफॉर्मर दिख रहा होगा, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर का यहां पे आपको एक पिक्चर दिखाया है। ओके, तो यहां से देखो बच्चे, अब इसके बाद देखो कि यहां पे आपके पास, यहां पे एक ट्रांसफॉर्मर मैं बनाता हूं आपके पास, दिस इज ट्रांसफॉर्मर। अब देखो ट्रांसफॉर्मर का जो यहां पे व्यूज दिखाया जाता है ना बच्चों, ये फ्रंट व्यू उसका दिखाया जाता है। ओके, जनरली आप उसका क्या दिखाते हो बच्चों? फ्रंट व्यू आप यहां पे दिखाते हो। तो एक बार अगर मैं बात करूं आपसे कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो ऑयल यूज होता है बच्चे, वो कौन सा यूज होता है? जो ऑयल वहां पे यूज किया जाता है बच्चों, वो कौन सा ऑयल यूज किया जाता है यहां पे, और क्यों यूज किया जाता है? यह भी बताना है आपको कि यहां पे जो ऑयल यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है यहां पे, और कौन सा ऑयल आपको यहां पे देखने को मिलता है बच्चे ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर में कोर यहां पे बताने जा रहा हूं बच्चे। आपने यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट भी कर लिया था, फ्लक्स का डेवलपमेंट भी कर लिया था, लेकिन जो जनरली जेई के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ओके, तो मतलब 40% क्वेश्चंस वो यहां से टारगेट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर से। तो कंस्ट्रक्शन समझना हमारे को बहुत जरूरी है। यहां पे हम बात करेंगे लेमिनेशन की, कैसे आप लेमिनेशन करते हो, स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है, स्टैगरिंग क्या होता है, और डीसी क्यों सप्लाई करते हो। ओके, डीसी क्यों सप्लाई नहीं करते हो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो कि आपने यहां पे सप्लाई दिया था एसी, एसी आपने यहां पे सप्लाई दिया था, उसके बाद यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ था, यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ था, और यहां पे बच्चे आपने वाइंडिंग यहां पे लगा दी थी कोर के अंदर। ओके, तो मैं यहां पे वाइंडिंग बता देता हूं बच्चे, ये वाइंडिंग मैंने यहां पे बता दी। ओके, चलो अब बच्चे यहां पे जब मैंने वाइंडिंग बता दी, अब देखो कि आप सभी को पता है, बेसिक चीजें तो आपको पता है कि सर एसी आप सप्लाई देते हो, एसी आप सप्लाई देते हो, उसके बाद करंट का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद करंट का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे क्या होता है कि सर इसके बाद एमएमएफ का डेवलपमेंट होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसके बाद फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है सर, इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ आता है हमारे पास। ओके, इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आ जाता है। इतनी सारी चीजों के बारे में हमने बात किया। ओके, तो यहां पे देखो बच्चे, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, इस कोर के अंदर इस तरीके से आपका फ्लक्स ट्रेवल करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो ये लो, हमने इस ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर हमने फ्लक्स का डेवलपमेंट कर दिया और ये ट्रांसफर हो गया। अब ये इसके अंदर ऐसे कैसे फ्लो हुआ बच्चे, आप देखो कि यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर है, यहां पे ये करंट यहां पे फ्लो हुई, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के बाद देखो आपने देखा राइट हैंड कर्व रूल लगाया, तो फ्लक्स, करंट का डायरेक्शन ये है, तो फ्लक्स कैसे ट्रेवल हुआ, अपवर्ड। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपवर्ड ही होगा, जैसा आपका सप्लाई होगा वैसा आपका करंट आपका प्रोड्यूस होगा, सॉरी यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है तो आपके पास फ्लक्स ऐसे प्रोड्यूस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड में ये फ्लो नहीं होने वाला, डाउनवर्ड में भी ये फ्लो हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट मैं बात करूं यहां पे, मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो ऑयल यूज होता है वो होता है मिनरल ऑयल्स। कौन सा होता है बच्चे? मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल। अब जो ये मिनरल ऑयल्स होता है इसके अंदर किसका काम करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है। मतलब वहां पे जब भी आपके पास करंट इसके अंदर आता है तो उसके अंदर वो बबलिंग बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर इस मिनरल ऑयल्स के अंदर बबलिंग बन जाता है। मतलब वो आर्क को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे कुछ ना कुछ फॉल्ट होने वाला है या अंदर से हीटिंग वहां पे होने वाली है, जो भी सारी चीजें होती है, इसलिए इसके अंदर क्या, कौन सा ऑयल डाला जाता है, मिनरल ऑयल्स।
ओके, जो आप उसको चख के देखना एसिड की तरह लगता है। ओके, तो इसके अंदर जो ऑयल यूज होता है बच्चे, वो मिनरल ऑयल यूज होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इसका जो रेटिंग होता है वो कौन सा होता है बच्चे? केवीए रेटिंग होता है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो रेटिंग होता है वो क्या होता है बच्चे? आप बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में होता है। अगर नेक्स्ट में यहां पे बात करूं रेटिंग के बाद कि जो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस पे वर्क करता है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सारी की सारी मशीनें तो आपकी फेराडे लॉ पे ही वर्क करती है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर ही फेराडे लॉ पे वर्क करेगा। जितनी भी मशीनें सब कुछ आपकी फेराडे लॉ पे ही वर्क करती है। तो आप बोलोगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये फॉन्ट छोटा है क्या? एक बार बच्चे बताओ, ये फॉन्ट छोटा है या थोड़ा बड़ा लिखूं? बता देना एक बार, फॉन्ट छोटा है क्या? थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? बता दो एक बार, या सब कुछ ठीक है? तो देखो बच्चे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, आज है ना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वाला है। सच में बता रहा हूं, आज इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कि आपको है ना पूरा ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन एक एक चीज है ना आपको फील हो जाएगी कि वाक्य में हमने क्या पढ़ लिया है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीजें फील होगी। ओके, फील करने के लिए तो आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा ना। ओके, तो देखो वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, अब तो साइज सही है ना, फॉन्ट साइज सही है ना। वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बच्चे? फेराडे लॉ ऑफ, ये तो सारी चीजें बात कर चुके हैं सर हम, बस उसका कंस्ट्रक्शन में हम लिख रहे हैं सर। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सेकंड लेक्चर में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ओके, सेकंड लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो ट्रांसफॉर्मर जो कोर होता है सर, सभी टीचर अलग अलग बताते हैं कि सर सीआरजीओ यूज करें या सिलिकॉन स्टील यूज करें या आपके पास माइल्ड स्टील यूज करें, कौन सा हम यहां पे कोर प्रीफर करते हैं? हमेशा याद रखना, अगर मैं यहां पे कर्व बताऊं इसका, फ्लक्स मैग्नेटाइजेशन कर्व अगर मैं बताता हूं बच्चे, तो आपको पता है कि दिस इज फ्लक्स मैग्नेटाइजेशन कर्व, फ्लक्स, दिस इज फील्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। अगर यहां पे बच्चे मैं कर्व बताता हूं आपको, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो फ्लक्स डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है बच्चे? सीआरजीओ के अंदर। दिस इज कोर। सीआरजीओ मतलब कोल्ड रोलिंग ग्रेन ओरिएंटेड। बफर हो रहा है क्या? एक बार बताओ बच्चे, बफरिंग हो रहा है क्या? यहां पे प्रकाश बोल रहा है किस किस का बफरिंग हो रहा है? क्या बफरिंग का इश्यू है क्या? एक बार बता दो सभी बच्चे, बफरिंग का इश्यू है या नहीं है? मेरी ओर से तो शायद परफेक्ट है ना? अगर हो भी रहा हो तो एक बार बता देना। ओके, तो सीआरजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? देख, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, तो आप बोलोगे बच्चे, नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। ओके, कोल्ड रोलिंग ग्रेन ओरिएंटेड। सबसे ज्यादा जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? सीआरजीओ की होती है। ये किसके लिए आप मैग्नेटाइजेशन कर्व बना रहे हो बच्चे? सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये कोर के लिए बना रहे हैं। जो यहां पे ये कोर है ना, जिसको आप 2D के अंदर बता रहे हो, ट्रांसफॉर्मर का फ्रंट व्यू आप हमारे को बता रहे हो, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसका आप फ्रंट व्यू यहां पे शो कर रहे हो, तो सर 2D के अंदर आप ऐसे ही बनाओगे ना? बैकवर्ड को बताना है तो मैं इसको पीछे तक ले जाऊंगा। ओके, पीछे तक इसको ले जाऊंगा। ओके, तो यहां पे ये फ्रंट व्यू मैंने बताया है, ये आपके पास कोर है, कोर पे आपने वाइंडिंग कर रखी है, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा जो फ्लक्स डेवलपमेंट होता है सर सीआरजीओ के अंदर होता है। लेकिन जो सीआरजीओ होता है सर इतना महंगा होता है,
तो हम उसको कुछ कुछ जगह पे ही ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है और सीआर जो भी आपको मिल जाता है और सिलिकॉन स्टील भी आपको मिल जाता है, तो वहां पे आप जो कोर में कि ट्रांसफॉर्मर कोर कौन सा यूज किया जाता है, हमेशा क्या याद रखोगे कि सर ट्रांसफॉर्मर जो कोर यूज किया जाता है वो सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है सर। उसकी परमियाबिलिटी इससे थोड़ी सी कम होती है, इससे थोड़ी सी कम होती है सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सिलिकॉन स्टील हो गया। सबसे बेस्ट जो होता है वो सीआरजीओ होता है, क्योंकि सीआरजीओ में फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी परमियाबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बट जो प्रीफर किया जाता है वो सिलिकॉन स्टील किया जाता है। ओके, तो यहां पे 95% केसेस के अंदर सिलिकॉन स्टील हम प्रीफर करते हैं। ओके, तो ये सस्ता होने के कारण हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। अब इसमें यह भी बात करेंगे कि इसके अंदर स्टील के अंदर सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, अभी बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, समझते जाओ। अभी एक एक चीजों के बारे में धीरे धीरे हम आगे प्रोसेस में जाएंगे बच्चे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इससे नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, माइल्ड स्टील। इसके बाद जो परमियाबिलिटी होती है वो किसकी होती है बच्चे, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ओके, और अगर इसके बाद भी मैं बनाना चाहूं करूं तो आप क्या बता दोगे बच्चे, यहां पे आ जाएगा आपके पास कास्ट स्टील। तो इस तरीके से आपके पास कर्व होता है। जो सर फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा सीआरजीओ के अंदर होता है, क्योंकि इसकी परमियाबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सर अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि सीआरजीओ है, इसकी परमियाबिलिटी सबसे ज्यादा होती है सिलिकॉन से भी। ओके, अब जो इसके बाद भी अगर आप लिखना चाहते हो कास्ट आयरन भी लिख सकते हो। इसके बाद एक और आ जाता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का भी आप प्रीफर करते हो बच्चे। इसके बाद क्या लिख दोगे आप, कास्ट आयरन, ग्राफ ऐसा बना लोगे कास्ट आयरन। लेकिन आप देखो परमियाबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ट्रांसफॉर्मर कोर जो प्रीफर किया जाता है बच्चे, वो किसका प्रीफर किया जाता है, तो क्या बोलोगे, सर सिलिकॉन स्टील का प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वो सीआरजीओ से सस्ता होता है। सीआरजीओ से सस्ता होता है, इसीलिए हम प्रीफर कर लेते हैं। ऐसे परमियाबिलिटी तो सर सीआरजीओ की सबसे ज्यादा होती है, प्रीफर तो उसको करना चाहिए। ओके, प्रीफर तो सीआरजी को ही करना चाहिए। लेकिन जब देखा जाता है दोनों की कोर बनाई जाती है, तो हमको देखने को मिलता है कि सर वहां पे वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। भले यहां पे थोड़ा सा लीकेज फ्लक्स होगा, अब देखो ना, अब यहां पे लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगा, ना मात्र के बराबर होगा, बट यहां पे आपका लीकेज फ्लक्स उससे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन जब दोनों के बारे में कॉस्ट की बात होती है ना, फाइनली तो कॉस्ट की बात होगी, फाइनली तो कॉस्ट की बात होगी। अब फाइनली अगर कॉस्ट की बात होगी तो आप क्या बोलोगे, सर कॉस्ट की जहां पे बात हो रही है तो हमारे को ये प्रीफरेबल लग रहा है, तो सिलिकॉन स्टील हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो आपको इतनी पता चल गई, क्योंकि यहां से देखो बच्चे, यहां से देखो बच्चे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, फील करोगे अंदर तक ट्रांसफॉर्मर। लेकिन आज की क्लास है ना बच्चे, 11:30 बजे तक आज की क्लास हो सकती है। क्या सब रेडी हो ना 11:30 बजे तक? 11:30 बजे तक सब बच्चे रेडी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? आज फील करना है भैया, इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर को आज फील करना है। कितने पॉइंट हुए सर? 3 पॉइंट हुए सर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो फ्लक्स होता है बच्चे, फ्लक्स होता है वो क्या होता है सर? एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है सर। रिलक्टेंस क्या होता है सर? अपोज द फ्लक्स, अपोज द फ्लक्स मतलब सेम एज रेजिस्टेंस। ओके, वहां पे वो करंट का अपोज करता है, यहां पे ये फ्लक्स का अपोज करता है बच्चे। अब देखो जो एमएमएफ होगा बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करंट डिवाइडेड बाय बच्चे क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस। तो मतलब अगर फ्लक्स का आपसे यूनिट पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे, सर जो इसका यूनिट होता है वो होता है सर वेबर। इसका यूनिट क्या होता है बच्चे? वेबर।
अगर मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं आपसे कि बच्चे रिलक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे सर एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। और सर एमएमएफ क्या होता है सर, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे, फ्लक्स। अब देखो बच्चे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। ओके, तो करंट का यूनिट क्या होता है बच्चे, आप बोलोगे सर एम्पियर। सर एम्पियर करंट का यूनिट होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहां पे नंबर ऑफ क्या है, ये टर्न्स, तो आप बोलोगे सर एम्पियर टर्न्स डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे सर, फ्लक्स है। यहां पे फ्लक्स का यूनिट हमारे को पता है क्या होता है बच्चे, वेबर। तो हमारे को अगर रिलक्टेंस की यूनिट पूछ लेता है तो याद मत रखो, लेकिन बनाना हमारे को आना चाहिए। ये इसका हो गया टर्न्स, ये हो गया एम्पियर, फ्लक्स का होता है वेबर। तो हमने रिलक्टेंस का सर यूनिट भी हमने बता दिया। अगर नेक्स्ट में यहां पे बात करूं बच्चे कि आपके पास टर्न रेशियो क्या होता है बच्चे, पढ़ चुके हैं ना टर्न रेशियो। अभी सारी पढ़ी हुई चीजें बता रहा हूं मैं, अभी नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2, N1 बाई N2 इक्वल्स टू टर्न रेशियो। क्या होता है बच्चे, इक्वल्स टू टर्न रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर, ये क्या होता है सर, टर्न रेशियो। हो गया, इतनी सारी बात आपने सारी की सारी चीजें पढ़ ली। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी वाइंडिंग में आपके पास करंट है, अगर मैं इधर लोड में कनेक्टेड कर देता हूं, मान लो मैंने इधर कोई लोड कनेक्टेड कर दिया, तो आप ये बताओ कि क्या प्राइमरी करंट सेकेंडरी साइड में आपकी ट्रांसफर होगी। दिस इज प्राइमरी साइड, दिस इज प्राइमरी साइड, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। क्या करंट ट्रांसफर होगी, क्या आपके पास यहां पे लोड कनेक्टेड कर दूं तो यहां पे करंट बता दूंगा। ओके, तो क्या प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट की ओर ट्रांसफर होगी क्या बच्चों, एक बार जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, क्या प्राइमरी करंट सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर होगी क्या। ओके, जल्दी बताओ। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट बच्चे। यही तो हमारे को चीजें सीखना है, यही तो चीजें हमारे को सीखना है। सर कभी भी करंट का ट्रांसफर नहीं होता है सर, कभी वोल्टेज का ट्रांसफर नहीं होता है सर। यहां पे जो ट्रांसफर होता है वो एनर्जी का होता है सर। यहां पे जो ट्रांसफर होता है प्राइमरी एनर्जी सेकेंडरी एनर्जी की ओर जाती है, ड्यू टू यहां पे म्यूचुअल कपलिंग होता है बीच में। तो करंट कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है बच्चे, कहीं पे भी मैंने नहीं कर रखा। यहां पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, फंक्शन ऑफ करंट। तो यहां पे करंट और वोल्टेज कभी ट्रांसफर नहीं होते, ओनली क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, प्राइमरी एनर्जी टू सेकेंडरी एनर्जी। आप या बोल सकते हो कि पावर का ट्रांसफर होता है, लेकिन वोल्टेज एंड करंट का कभी ट्रांसफर नहीं होता है बच्चे। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। ओके, आप बोल सकते हो करंट नॉट ट्रांसफर, नॉट। फॉन्ट तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना फॉन्ट में, एक एक चीज को समझना है बच्चे। ओके, करंट नॉट ट्रांसफर प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, बट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, या पावर भी बोल सकते हो। ओके, पावर से ही तो एनर्जी आएगा। ओके, या बट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, समझ में आया। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत गलती करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं
कि ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस या रोटेटिंग डिवाइस, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, यहां पे तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ओके, तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता बच्चे, तो आप बोलोगे सर तो यहां पे ट्रांसफॉर्मर आपका स्टैटिक डिवाइस होता है। क्या होता है बच्चे? स्टैटिक डिवाइस। तो आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस। ओके, किसी को क्या यहां पे टर्न रेशियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या बच्चा? दिस इज ओनली फॉर आइडियल, वहां पे आपको प्रैक्टिकल बता चुका हूं ना मैं, ये चीजों में तो मेरे को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, ये तो बता चुका हूं ना, कहां पे आप टर्न रेशियो बताते हो वहां पे फ्रैक्शन फैक्टर आ जाता है आपका, याद है ना सब कुछ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी ट्रांसफॉर्मर की, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी भी आपकी चेंज नहीं होगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, नेक्स्ट पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। सर अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो सर आप देखो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी ऑफ टी। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आपका टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो, यही बोलोगे ना सर? यही तो बोलोगे सर। पे इंड्यूस ईएमएफ कहां पे आया? जब इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो करंट का डेवलपमेंट नहीं होगा, और करंट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे सेकेंडरी में आपका फ्लक्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सर आप ये कैसे बोलते हो कि सर ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस? चलो समझते हैं, समझते हैं, बड़े प्यार से समझते हैं। अब देखो ये कोर दिख रही है बच्चे, इस कोर के अंदर फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है आपका, इस कोर के अंदर फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है बच्चे, हो रहा है ना? अब वो ये बोलता है, उसका स्टेटमेंट यहां पे बोलता है कि कोर में हर जगह पे, यहां 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 पे, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है कोर में, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है। इसीलिए वो बोल देता है कि ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। समझ में आया बच्चे? इसीलिए आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि बच्चे ये जो ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है आपको, देख लो एक बार, बड़े ध्यान से देख लो, ये ट्रांसफॉर्मर को बड़े ध्यान से देख लो कि यहां पे ये ट्रांसफॉर्मर आपसे क्या बोलना चाहता है। एक बार बड़े प्यार से देख लो कहां कहां पे कौन कौन सा टर्मिनल है। दिस इज प्राइमरी टर्मिनल, दिस इज सेकेंडरी टर्मिनल, इसको अच्छे से देख लो। ओके, देख लिया? चलो ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बनाओगे सर कि अगर मैं यहां पे इस ट्रांसफॉर्मर को ऐसे लिख दूं, अगर इस ट्रांसफॉर्मर को बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया सर, ये बना दिया। दिस इज टू पोर्ट। अरे सर टू पोर्ट पढ़ा होगा ना बच्चे, नेटवर्क में पढ़ा होगा ना, नेटवर्क में पढ़ा होगा ना आपने। तो यहां पे सर पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नहीं होता? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज V1, दिस इज प्राइमरी करंट, दिस इज सेकेंडरी करंट, और दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज V2। तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर इज अ टू पोर्ट डिवाइस। क्या बोलोगे बच्चे? ट्रांसफॉर्मर इज अ ट्रांसफॉर्मर इज अ टू पोर्ट डिवाइस, टू पोर्ट डिवाइस। ऐसे होते हैं ना बच्चे। ओके, अब देखो इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्या ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? क्या ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? क्या
आप बोलोगे नहीं सर, प्राइमरी यहां पे है, सेकेंडरी यहां पे है, ये इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड। ओके, बट यहां पे फ्लक्स के थ्रू यहां पे इसको कनेक्टेड बताया जा रहा है सर, फ्लक्स के थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बताया जा रहा है सर। तो आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि यहां पे जो हो रहा है ना बच्चे, कि दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, बट इलेक्ट्रिकली तो ये आइसोलेटेड होगी, बट मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होगी, मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होगी। ओके, तो आप बोलोगे कि सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग is not connected is not connected electrically but connected मैग्नेटिकली। ओके, तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सर ये इलेक्ट्रिकली तो आइसोलेटेड होती है बट मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होती है, बोल सकता हूं ना, स्टेटमेंट तो ऐसे भी यूज कर सकता हूं ना। आइसोलेटेड मतलब पृथक पृथक, अलग अलग, हिंदी में पृथक पृथक बोलते हो बच्चे, अलग अलग। ओके, तो आप बोल सकते हो इसी को क्या बोल सकते हो बच्चे, इलेक्ट्रिकली क्या बोल सकते हो, यहां पे आइसोलेटेड में लिख देता हूं, आइसोलेटेड। इतनी सी बात बच्चों समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिया ना, सारे पॉइंट सिस्टमेटिक ढंग से सभी बच्चों को समझ में आ गए ना। हां सर, यहां पे हमारे को सारे पॉइंट समझ में आ गए। ओके, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सर, ये जो ट्रांसफॉर्मर जो कोर है ना, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए। अब देखो बच्चे, अब देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्मर कोर। ओके, सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो कि एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो मेन पार्ट है ट्रांसफॉर्मर के, उनको क्या बोला इन्होंने, एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, देखो बच्चे, आप बोलोगे कि सर एक जो एक्टिव पार्ट होता है वो होता है सर ट्रांसफॉर्मर कोर, एक होता है बच्चे ट्रांसफॉर्मर कोर, एक होता है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, जो वाइंडिंग करते हो उस पे। ओके, तो यहां पे बच्चे आप क्या बोलोगे, एक तो बोलोगे बच्चे ट्रांसफॉर्मर कोर, एक तो होगी सर ट्रांसफॉर्मर कोर, एक होगी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग जो होगी वो कोर पे लपेटी जाएगी आपकी। आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग होगी वो कोर पे हमने लपेट रखी है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में। दिस इज ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर। ओके, देखो, अब देखो, जनरली आप प्रीफर कौन सी, आप जनरली आप प्रीफर क्या करते हो बच्चे, जनरली आप बोलोगे कि सिलिकॉन स्टील हम यूज करते हैं, करते हो ना। जब भी तो हिस्टेरेसिस लॉस के अंदर जब आप b की पावर x लिखते हो बच्चे, तो वहां पे क्या होता है, उस x का वैल्यू 1.6 होता है। वो किसके कारण होता है बच्चे, वो सिलिकॉन के कारण होता है। लिखते हो ना b की पावर x, हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आपकी ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, तभी तो वो b की पावर आप 1.6 आप यूज करते हो कि नहीं करते हो, तो उसका वैल्यू सिलिकॉन के कारण ही लिया जाता है। ओके, तो आप सबसे पहले तो बोलोगे कि ट्रांसफॉर्मर कोर, हमेशा याद रखना ट्रांसफॉर्मर कोर में आपको कौन सी प्रीफर करना है, सिलिकॉन स्टील। आंसर भी आपको क्लिक कौन सा करना पड़ेगा बच्चे,
सिलिकॉन स्टील ही आपको वहां पे प्रीफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की यूज की जाती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके, ट्रांसफॉर्मर कोर मेड अप बाय सिलिकॉन स्टील। अब बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि यहां पे जो सिलिकॉन होती है उसको जब आप स्टील के अंदर ऐड कर रहे हो, तो क्यों ऐड कर रहे हो बच्चे? सिलिकॉन को स्टील के अंदर क्यों ऐड किया जा रहा है? कोई बता सकता है यहां पे सिलिकॉन को स्टील के अंदर क्यों यूज किया जा रहा है बच्चे? बताओ, यहां पे सिलिकॉन स्टील जो आप यूज कर रहे हो बच्चे, तो यहां पे सिलिकॉन क्यों यूज किया जा रहा है स्टील के अंदर? क्योंकि स्टील की कंडक्टिविटी होगी, स्टील की कंडक्टिविटी होगी बच्चे, सुनो मेरी बात सुनो, है ना, स्टील की कंडक्टिविटी होगी। अब एक बात बताओ, कोर आप बना रहे हो, ये बाहर की कोर, ये कोर, दिस इज कोर, दिस इज कोर, ये कोर आप बना रहे हो। अब इस कोर पे आप अगर स्टील ही आप यूज करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी होगा तो बच्चे यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? एडी करंट लॉसेस आपका जो कोर पे होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। एडी करंट लॉसेस जो आपका कोर पे होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी कंडक्टिविटी कम करने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? सिलिकॉन ऐड करेंगे। कितना परसेंट? 4 to 5% हम सिलिकॉन इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर 4 to 5% आपने सिलिकॉन ऐड कर दिया तो आपके पास इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और एडी करंट लॉसेस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे सिलिकॉन 4 to 5% is added to steel। ओके, अब ये इसके अंदर आपने इसको ऐड किया, क्यों किया? स्टील की कंडक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए। क्यों यूज किया? स्टील की कंडक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए। अगर उसकी कंडक्टिविटी कम हो गई तो वहां पे एडी करंट लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इन फ्यूचर हम बात करेंगे लेमिनेशन पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहां पे सिलिकॉन क्यों ऐड किया जा रहा है, सिलिकॉन क्यों ये ऐड किया जा रहा है। अभी हम लेमिनेशन करके भी क्या करेंगे? एडी करंट लॉस को रिड्यूस करेंगे। लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे बेटे, हम डायरेक्टली वहां पे नहीं जा सकते ना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिलिकॉन की। ओके, सिलिकॉन इज एडेड टू स्टील, ओके, सो दैट reduce conductivity so that reduce conductivity of steel, then eddy current losses